हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और हमारा ये प्रेजेंटेशन है एक मॉक टेस्ट के रूप में जो कि इंग्लिश लिटरेचर पे बना है। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन टीजीटी, पीजीटी एंड एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सो कीप इन माइंड दैट ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगा टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट एग्ज़ाम में इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट का। जो पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है इंग्लिश लिटरेचर से है ये, प्रूफ्रॉक वॉज फर्स्टली पब्लिश्ड इन। प्रूफ्रॉक सबसे पहले किसने पब्लिश हुआ था? चलिए जल्दी से इस आंसर कीजिए। प्रूफ्रॉक वॉज फर्स्टली पब्लिश्ड इन वेयर? तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि प्रूफ्रॉक सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुआ था। सो प्रूफ्रॉक वॉज फर्स्टली पब्लिश इन, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है पोएट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स। ये इसका आंसर है। तो याद रखिएगा कि जो प्रूफ्रॉक है, जो कि एक पोएम है, रिटन है टी.एस. एलियट के द्वारा, ये फर्स्टली पब्लिश्ड हुआ था पोएट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स में। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पूरा नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये पब्लिश हुआ था जून 1915 इशू ऑफ पोएट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स। तो इसमें ये पब्लिश हुआ था जून 1915 इशू में। और यही आपको इसमें याद रखना है कि कहाँ ही पब्लिश हुआ। देखिए इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, या जो डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स उसमें से पूछ ले। हो सकता है पूछ ले कि किस इशू में पब्लिश हुआ था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था। यू कैन बी आस्क्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, दैट इन विच इशू इट वॉज पब्लिश्ड एंड इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश। थिंग्स कैन बी आस्क्ड टू यू। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है यहाँ पे, लेटर इट वॉज प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड एज प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इन 1917, द पार्ट ऑफ 12 पोएम पैम्फलेट और चैप बुक। तो ये एक 12 पोएम पैम्फलेट या चैप बुक के रूप में पब्लिश हुआ, 1917 में हुआ, जिसमें 12 पोएम थी एज ए पार्ट ऑफ 12 पोएम। तो मेनली यहाँ पे ये भी इस तरह से भी पब्लिश हुआ, प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस के रूप में 1917 में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये 1917 में प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस के रूप में भी पब्लिश हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ से भी देखिए सवाल बनता है। तो स्टूडेंट्स, जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ना, ये डिस्क्रिप्शन एक तरह से हमारी मॉक टेस्ट और पढ़ाई दोनों को चला रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट एंड पढ़ाई एंड ऑल दीज थिंग्स, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड टेकिंग मॉक टेस्ट टुगेदर, वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज यूज्ड इन। चलिए जल्दी से इसको आंसर कीजिए। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक किस में यूज होता है? ए, बी, सी, डी, किस में यूज हुआ है? जल्दी से बताइए। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहाँ यूज हुआ है? प्रूफ्रॉक। अगेन इसका भी आंसर प्रूफ्रॉक होगा। तो प्रूफ्रॉक में ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ किया गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। यहाँ देखिए आंसर बोल रहा है, इन प्रूफ्रॉक एलियट यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू टेल द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रूफ्रॉक। तो ये जो पोएम है एलियट की प्रूफ्रॉक, इसमें एलियट ने यूज़ किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। So here he is using stream of consciousness technique to tell the experience of the Prufrock. And Prufrock is considered as a work dramatic interior monologue. It is considered as a work of dramatic interior monologue and described as drama of literary anguish. So these things you have to remember. How it is being described, कैसे इसको describe किया, as a drama of literary anguish. क्या कहा गया है इसको? ये किस तरह का वर्क माना गया है? ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग. सो कीप इन माइंड बोथ द पॉइंट्स दैट प्रूफ्रॉक इज कंसिडर्ड एज अ ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग और इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश. ये दोनों पॉइंट देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं. तो देखिए मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको दे रहा हूँ. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हमें टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम में मदद कर सके. सो ये पूरा याद रखिएगा. प्रूफ्रॉक किस तरह का वर्क है? ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है और ये एक ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश भी है. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स,
थीम ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज, थीम क्या है कॉकटेल पार्टी की, द कॉकटेल पार्टी थीम क्या है, ये एक वर्क है, इसकी थीम क्या है जल्दी से बताइए, ABCD क्या होगा, हैप्पीनेस, आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, फन एंड एंजॉयमेंट इन लाइफ, नन ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर। द कॉकटेल पार्टी की थीम क्या है, तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ, इसकी थीम है आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो कीप इन माइंड दैट द थीम ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द कॉकटेल पार्टी इज़ अ प्ले रिटन बाय T.S. एलियट। देखिए हम T.S. एलियट को ही डील कर रहे हैं अभी तक, तो द कॉकटेल पार्टी है ये एक प्ले है जो कि T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया, ये फोकस करता है ट्रबल्ड मैरिड कपल के ऊपर। तो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ट्रबल्ड मैरिड कपल के ऊपर, एंड यूजेस एब्सर्डिस्ट एलिमेंट, और एब्सर्डिस्ट एलिमेंट को यूज़ करता है टू एक्सपोज द आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या यूज़ कर रहा है, एब्सर्डिस्ट एलिमेंट को यूज़ कर रहा है, ये एक्सपोज कर रहा है आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन को, और ये फोकस कर रहा है ट्रबल्ड मैरिड कपल की लाइफ को। तो द कॉकटेल पार्टी है क्या, तो द कॉकटेल पार्टी है एक प्ले विच इज़ रिटन बाय T.S. एलियट। तो द कॉकटेल पार्टी है क्या, एक प्ले है विच इज़ रिटन बाय T.S. एलियट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज डार्कर फिलोसफिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। देखिए इतने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए, ये क्या है, एक डार्कर फिलोसफिकल ट्रीटमेंट है ह्यूमन कंडीशन का। तो याद करिए, ये आपसे एक पॉइंट और बनता है, मान लीजिए ऑप्शन में ये भी दिया हो, तो द कॉकटेल पार्टी क्या है, एक डार्कर फिलोसफिकल ट्रीटमेंट है ह्यूमन कंडीशंस का। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट इन योर माइंड। देखिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, इसकी एक एक लाइन एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है इट इज़ रिलेटेड टू आर्क बिशप थॉमस बेकेट, या बिशप शायद 2 बार हो गया लग रहा है, तो इट इज़ रिलेटेड टू आर्क बिशप थॉमस बेकेट, किससे संबंधित, आर्क बिशप थॉमस बेकेट से संबंधित है, कौन सा वर्क है, द कॉकटेल पार्टी, मर्डर इन द कैथीड्रल, द हॉलो मैन, द कैंटरबरी टेल्स, ABCD क्या होगा जल्दी से बताइए। थॉमस बेकेट से संबंधित कौन सा वर्क है जिसमें आप थॉमस बेकेट का मेंशन पाते हैं। सो व्हाट इज़ द वर्क वेयर वी गेट द मेंशन ऑफ आर्क बिशप थॉमस बेकेट। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप सबको आता है। इट इज़ मर्डर इन द कैथीड्रल, सबको पता है ये, ठीक है। तो मर्डर इन द कैथीड्रल में हम देखते हैं कि आर्क बिशप थॉमस बेकेट का मर्डर हो जाता है, यही इसी के बारे में डील किया है T.S. एलियट ने। तो देखिए इसका आंसर वही है, मर्डर इन द कैथीड्रल इज़ अ वर्स ड्रामा। याद रखिए, देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्स ड्रामा है जो कि T.S. एलियट ने लिखा है। ये डिपिक्ट कर रहा है द असैसिनेशन ऑफ आर्क बिशप थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी कैथीड्रल। कहाँ उनका असैसिनेशन हुआ था, कैंटरबरी कैथीड्रल में। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मर्डर इन द कैथीड्रल क्या है, एक वर्स ड्रामा है जो कि रिटन है T.S. एलियट के द्वारा, और ये डिपिक्ट करता है असैसिनेशन ऑफ आर्क बिशप थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी कैथीड्रल, ठीक है। इट वॉज द टाइम ऑफ रेन ऑफ हेनरी सेकेंड इन 1170, ये भी याद रखिएगा कब का टाइम था, कब ऐसा हुआ। इट वॉज द टाइम ऑफ रेन ऑफ हेनरी सेकेंड इन 1170। सो ये सारे फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। कहाँ पे मर्डर हुआ, कैंटरबरी कैथीड्रल में हुआ। किसके रेन के टाइम में हुआ, रेन ऑफ हेनरी सेकेंड 1170 इन 1170। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स। मर्डर इन द कैथीड्रल क्या है, एक वर्स ड्रामा है, किसने लिखा है, T.S. एलियट ने लिखा है। सो ऑल पॉइंट्स, सारे ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिए और कोई डाउट हो तो पूछिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन। हमने बोला था भाई हम 5 क्वेश्चंस डील करेंगे, बीच में कुछ दिन क्लास नहीं ले पाया, कुछ कारण थे उसके पीछे। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताइए द थीम ऑफ ऐश वेडनेसडे इज़, थीम ऑफ ऐश वेडनेसडे क्या है।
तो ऐश वेडनेसडे की थीम क्या है? ABCD क्या होगा? थीम मूविंग टूवर्ड्स फेथ इन गॉड, अबाउट एशेस ऑफ अ पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। थीम क्या है उसकी? कई लोग बोलते हैं ना ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही होता है, तो इस तरह का हमेशा नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा आप ट्रिक वाला सिस्टम लेके चलेंगे तो फेल भी हो जाएंगे। हमेशा ट्रिक लेके चलेंगे। ऑल ऑफ द अबव सही नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है इसका थीम ऐश वेडनेसडे का? मूविंग टूवर्ड्स फेथ इन गॉड। इसका आंसर बी हो, फेथ इन गॉड। तो मूविंग टूवर्ड्स फेथ इन गॉड ये थीम है ऐश का। तो चलिए जानते हैं इसमें डिटेल में क्या है। ऐश वेडनेसडे इज़ अ लॉन्ग पोएम रिटन बाय T.S. एलियट। दे भी ये T.S. एलियट की पोएम है। तो ऐश लॉन्ग पोएम है जो कि रिटन है T.S. एलियट के द्वारा, पब्लिश्ड इन 1930 और पब्लिश हुई 1930 में। एंड इट डील्स विद द स्ट्रगल्स रिलेटेड टू हैविंग लॉस्ट फेथ इन द पास्ट एंड ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स फेथ इन गॉड अगेन। तो मतलब फेथ फिर से पाने की बात आ रही है ना। मूविंग टूवर्ड्स फेथ इन गॉड मतलब एक बार तो फेथ उसने लॉस्ट कर दिया था, फिर दोबारा वो कर रहा है, मतलब भगवान में विश्वास करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगल के बारे में बता रहा है कि किस तरह से एक बार उसने मतलब फेथ को खो दिया, दे हैव लॉस्ट द फेथ इन गॉड एंड दे आर अगेन ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स फेथ अगेन। तो दिस इज़ द थीम ऑफ ऐश वेडनेसडे। ये कब पब्लिश हुई थी याद रखिएगा, डेट है 1930 and it deals with the struggles related to having lost faith in the past। पहले लूज फेथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है अब एक, ये दो, ये और ये 5 प्रश्न को जरूर रहेगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ फॉर टुडेज़ प्रेजेंटेशन एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी। और अगर आप चाहते हैं तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट बच्चों को गाइड करते हैं। आप उसी में ऐड हो सकते हैं, या आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश लिटरेचर का अलग से एक ग्रुप आपके लिए बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप नेट का फर्स्ट पेपर भी पढ़ सकते हैं मुझसे, और नेट के लिए सेकंड पेपर में इंग्लिश लिटरेचर। तो ये इंग्लिश लिटरेचर जो है सिर्फ नेट में ही नहीं मदद करेगा, बल्कि आपको ये TGT PGT में भी मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने 5 क्वेश्चन आज के डिस्कस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। ये एक मॉक टेस्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा TGT PGT नेट के एग्ज़ाम में। तो इसको पढ़िए, समझिए, और अच्छा लगे तो प्रेजेंटेशन को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू।